शर्मा, कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आपसे कह रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के बाद फैसले में सरकार से कालाबाजारी में पकड़ी गई दवाओं और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस कालाबाजारी में मरीजों की खरीदी गई दवाओं को जब्त नहीं करने के लिए भी कहा है, ताकि इनके इस्तेमाल से किसी की जान बचाई जा सके। तो ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी जब्त हुई हैं दवाएं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उनके इस्तेमाल की फौरन इजाजत दी जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला, सुनवाई के दौरान ये फैसला कि दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर सख्ती हो, सरकार से कालाबाजारी में पकड़ी गई दवाओं और ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आदेश दिए गए हैं। इस कालाबाजारी में मरीजों की खरीदी गई दवाओं को जब्त नहीं करने के लिए भी कहा है, ताकि इनके इस्तेमाल से किसी की जान बचाई जा सके। और इस वक्त अमित पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने? देखिए, अदालत ने एकदम जो संवेदनशील रवैया अपनाते हुए यही कहा है कि जो भी जब्त हुई दवाई हैं उनको आम इंसान के लिए मुहैया करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज्यादा दवाओं की, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो लिहाजा एजेंसियां ये सुनिश्चित करें कि दवाएं जरूरतमंद आदमियों के पास पहुंचे, ऑक्सीजन जरूरतमंद आदमियों के पास पहुंचे। और एक और चीज कि जो कालाबाजारी हो रही है, जो रैकेट चल रहा है नकली दवाओं का, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और काबू पाने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से, पिछले करीब 8 दिनों से हाईकोर्ट लगातार नियमित अंतराल पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले ऑक्सीजन के जो मैन्युफैक्चरर से उनको बुलाया था, उससे पहले दिल्ली सरकार को कहा था, और अदालत ने अपनी संवेदना जाहिर की थी कि जो ये हाहाकार की स्थिति है, इसमें सारी एजेंसियां अपना अपना योगदान करें और तुरंत इसको खत्म करने की कोशिश करें। और फिलहाल ये ताजा रुख है दवाओं के इस्तेमाल को लेकर। और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और दवाइयां जब्त की गई हैं। अब ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से जब दिया गया है अमित, तो कब तक इन तमाम चीजों को अमल में लाया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भी लगातार कार्रवाई करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त हो रहे हैं, दवाइयां भी जब्त हो रही हैं, और जरूरी है कि इस किल्लत के वक्त में मरीजों तक वो तमाम चीजें पहुंचे, जिसकी बात कोर्ट ने भी कही। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो अदालत का आदेश है तुरंत इसको संबंधित एजेंसी को पालन करना होगा, और ऐसा होगा भी। और जहां तक इस फिनोमिना, इस दिक्कत का सवाल है, तो ये कालाबाजारी की ऐसी समस्या पीएम ने भी अपनी मीटिंग में जिक्र किया था मुख्यमंत्रियों के साथ, और इसी के तहत इसके बाद देश के अलग अलग जो राज्यों की जो पुलिस है, संबंधित एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई कर रही हैं और छापेमारियों का दौर लगातार जारी है। न केवल दिल्ली, राजस्थान हम देख लें, हम महाराष्ट्र देख लें, हम एमपी देख लें, यहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़े हमें चीजें देखने को मिलती है, सिलेंडर्स देखने को मिलती हैं, और ये दवाएं भी देखने को मिलती है, नकली रेमडेसिविर दवा भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो क्राइसिस के बाद कालाबाजारी से जुड़े लोग ये सक्रिय हुए हैं, एजेंसियां इनको काबू पाने के लिए लगी हुई हैं। लेकिन अब अदालत के इस फैसले से जरूर जो संबंधित एजेंसियां, उनको एक दिशा मिलेगी कि आखिरकार जो क्राइसिस चल रही, तो अगर हम सामान जो जब्त हुआ है इसको हम ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई है फटकार। हाईकोर्ट ने फटकार अस्पताल में लग रही आग को लेकर लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अस्पतालों में फायर ऑडिट फौरन करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि मरीजों की जान सबसे कीमती है, और सिस्टम के नाम पर लगातार शासन प्रशासन फेल हो रहा है। तो ये बड़ी बात बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए सरकार को। अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लाइव हैं। अभिषेक, बड़ा सवाल ये, फायर ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्यों बिना एनओसी के, बिना फायर एनओसी के अस्पतालों में सब कुछ चल रहा था? ये बड़ी बात क्योंकि कोर्ट की तरफ से कही गई है, उन तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए जो पिछले दिनों देखने को मिली, लगातार कई हॉस्पिटल्स में आग की घटनाएं। बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से पिछले 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं, खास करके जो भंडारा से शुरू हुई आग मुंबई के हिस्से को लेते हुए अलग अलग हिस्सों में गई, जहां पर कई लोगों की डेथ हो गई। और महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने यही पूछा है कि आप कोविड के लिए भी अगर किसी
हॉस्पिटल को परमिशन देते हैं या किसी अस्पताल को परमिशन देते हैं तो उसके फायर ऑडिट हो, इमरजेंसी एग्जिट हो या जो दूसरे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऐसे समय में जब आग लगे तो उन सारी चीजों का ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसको लेकर के जवाब दे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों जब मुंबई के भांडुप में आग लगी थी वहां पर उन्होंने ये कहा था, सीएम खुद, कि कई जगहों पर उन्होंने तत्काल ऐसी अस्पतालों को परमिशन दी थी ताकि कोविड को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन फिर भी वो चेक करेंगे कि फायर ऑडिट हुआ है कि नहीं। लेकिन आज हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर लताड़ लगाई है कि आज जब भी आप कोई परमिशन दे रहे हैं तो क्यों नहीं फायर ऑडिट हो रहा है, क्यों नहीं इमरजेंसी एग्जिट के ऑडिट्स हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं सवाल है। अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास, और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की। सिसोदिया ने दिल्ली में 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की अपील की है। तो ये चिट्ठी पीयूष गोयल को लिखी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से चिट्ठी लिख उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन का कोटा है दिल्ली का, उसको बढ़ा दिया जाए। हालांकि पिछले दिनों भी दिल्ली के कोटे को बढ़ाया गया था, जिस बात को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धन्यवाद दिया था केंद्र सरकार का, और ये कहा था कि कोटा बढ़ा दिया गया। लेकिन इस सब के बीच अब एक बार फिर से कोटा बढ़ाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही जा रही है। चिट्ठी बाकायदा लिखी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से पीयूष गोयल को उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया जाए। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पहले विक्रांत, कोटा बढ़ाया गया था, अब एक बार फिर से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की बात, क्या कहा है चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि दिल्ली का कोटा इस समय 490 मीट्रिक टन है, जो पहले कम था, जिसे बढ़ा करके 480 किया गया था, और फिर जब कोरोना के मामले बढ़े तो उसे 490 मीट्रिक टन किया गया। लेकिन अभी चिट्ठी में लिखा गया है, आंकड़ों की जानकारी भी दी गई है चिट्ठी में, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान जरूरत को देखते हुए दिल्ली को 976 मीट्रिक टन की जरूरत है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोविड सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो सरदार पटेल कोविड सेंटर है जो छतरपुर में बनाया गया है, या फिर कुछ और जगह जो कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर अभी ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही। जैसे सरदार छतरपुर का जो कोविड सेंटर है, वहां पर 300 बेड ही काम कर पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो अगर ये कोटा बढ़ जाएगा तो दिल्ली सरकार बेड को अतिरिक्त जो बनाए जा रहे हैं वो ऑक्सीजन बेड में तब्दील हो सकेंगे, और दिल्ली की वर्तमान जरूरत को देखते हुए 976 मीट्रिक टन की मांग की गई है। पीयूष गोयल की तरफ से कोई भरोसा इस पर? देखिए, अभी क्योंकि ये चिट्ठी गई है, उसके बाद क्या केंद्र सरकार का रुख रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली के मामलों को देखते हुए दिल्ली का कोटा बढ़ाया गया था, 490 मीट्रिक टन किया गया था। अब हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इन मामलों में ज्यादातर केसेस में जो इस बार कोरोना की दूसरी वेव है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ रही है, ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन के वर्तमान कोटा को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। शुक्रिया विक्रांत। तो मनीष सिसोदिया ने पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि कोटा एक बार फिर से बढ़ा दिया जाए। 976 टन ऑक्सीजन की मांग की गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा है, जिनके पास से 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बरामदगी हुई है, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए में बताई जा रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा से ऑक्सीजन को बनाता है और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त हुए हैं इन 4 लोगों के पास से, जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। ये बड़ा गिरोह बताया जा रहा है, बड़ा गिरोह जिसके 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिनको विदेशों से मंगाया जा रहा है और वो इस गिरोह के पास से बरामद हुए हैं। 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए में बताई जा रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा से ऑक्सीजन को बनाता है। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कालाबाजारी और इस सब के बीच ये 4 गिरफ्तारी, लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और अब 4 लोग गिरोह के गिरफ्तार हुए हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखिए, लगातार कालाबाजारी और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और कार्रवाई। 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बरामदगी, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो विदेशों से मंगाए जा रहे किल्लत के बीच। अमित, बेहद गंभीर मसला, और उसी की तरफ कोर्ट की तरफ से भी इशारा किया गया, फटाफट जब्त कीजिए और इनको इस्तेमाल में लेकर आइए।
जी बिल्कुल, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद तो संबंधित एजेंसियां इसका पालन करेंगे, लेकिन जहां तक इस पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडी का सवाल है, 170 ये कंसंट्रेटर है और इनकी कीमत खुले बाजार में करीब 3 गुना ज्यादा ये बेची जा रही थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी मांग इस किल्लत में बहुत ज्यादा बढ़ी और कई डॉक्टरों द्वारा ये तरीका सुझाया जा रहा है और इसी को देखते हुए पुलिस की टीमें सक्रिय हुई। उनको लगातार ये सूचना मिल रही कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इलीगल तरीके से एक्वायर किया जा रहा है। इस पर ड्यूटी टैक्स, जीएसटी और संबंधित टैक्स नहीं दिया जा रहा है और इसके बाद इसको बेहद महंगे दामों में सप्लाई किया जा रहा है और अंततः भुगतना इसमें पड़ रहा है आम जनता को, मरीजों को, जिनको वास्तविक रूप से जरूरत है। तो एक प्लान के तहत, एक ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा और इनको बरामद किया है और ये खुलासा किया कि कैसे अब सिलेंडर के बाद, दवाओं के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी खुले बाजार में काला बाजारी हो रही है। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास। कोरोना की वजह से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को कर दिया गया स्थगित। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह जानकारी दी और कहा कि धाम के कपाट खुलेंगे, पूजा होगी, लेकिन कोरोना की वजह से बने हालात में यात्रा का आयोजन संभव नहीं है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की वजह से जो हालात हैं उसके मद्देनजर यह फैसला हुआ है, लेकिन कपाट अपने तय वक्त पर खुलेंगे, पूजा अर्चना भी होगी, लेकिन यात्रा नहीं होगी। चार धाम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कैसे स्थगित इसको हम कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अहम बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे अहम बैठक कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक ले रहे हैं और जानकारी है कि कोरोना के मुद्दे पर यह बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर अहम बैठक ले रही है उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के जरिए ये बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मुद्दे पर यह बैठक ली जा रही है, अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच बड़ी खबर यह कि उद्धव ठाकरे ले रहे हैं बैठक। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी बैठक के बारे में? देखिए, 3 बजे के बाद से सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट लोगों के साथ साथ कैबिनेट के कुछ बड़े और खास करके इस समय पेंडेमिक सिचुएशन से जुड़े मंत्रालय के मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। इसके तुरंत बाद जिलाधिकारियों के साथ करीब 4:15 साढ़े 4 बजे बैठक होगी और पूरे जिले के हालात का जायजा लेंगे। खास करके कई जिले काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मुंबई में ग्राफ कम हुआ है, लेकिन दूसरे जिले में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और उसके बाद चूंकि कल 30 तारीख है, कल लॉकडाउन महाराष्ट्र में समाप्त हो रहा है और ऐसे में सरकार की मंशा है और करीब करीब तय हो चुका है कि अगले 15 दिनों तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। उसको लेकर के सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री खुद जिलाधिकारियों से रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं कि क्या उनके जिले में क्या कंडीशन है। और हालांकि सरकार करीब करीब तय कर चुकी है कि इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा और इस लॉकडाउन का नाम ब्रेक द चेन ही रखा जाएगा और जो नियम है उसको और कड़े किए जाएंगे ताकि लोग सड़कों पर ना आए। इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जी, तो कोविड को लेकर बैठक, जानकारी अभिषेक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट लोगों के साथ पहले मीटिंग और उसके बाद जिलाधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे और किस तरीके से हालात से निपटा जाए उसको लेकर रणनीति बनेगी। लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी विचार किया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, देश भर के अस्पतालों में कोरोना महामारी की वजह से दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है और इस महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस वक्त इस बीमारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार के तौर पर माना जा रहा है और इसीलिए इस इंजेक्शन की मांग भी बेतहाशा है। आलम यह है कि इस इंजेक्शन की बढ़ती मांग ने इसकी कालाबाजारी को भी बढ़ावा दे दिया है और लोग अपने मरीजों की खातिर कई गुना दाम देकर भी इस इंजेक्शन को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि जो इंजेक्शन वो दोगुनी और चौगुनी कीमत पर हासिल कर रहा है वो असली है या फिर नकली। हमारे संवाददाता दीपक रावत ने इस सिलसिले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर गिरीश त्यागी से बात की और इस सबसे जरूरी इंजेक्शन की असली और नकली की पहचान का मंत्र पूछा, जिसे आप सभी को देखना और समझना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी धोखे में पड़कर अपनों की जान को आप जोखिम में ना डालें। देखिए।
अगर आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत है और आप उसे लेने मार्केट में निकले हैं तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली है? इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं। सर, एक तस्वीर आप हमें दिखा रहे थे, वो जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रही है। क्या इस तस्वीर में जो अंतर दिख रहा है वो कैसे समझा जाए, और थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिए। जी, पहले तो जो कोई भी जो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है उस पर ये साइन होता है जी, जिससे आता है टेक टू टेक, यानी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले लिखता है ये असली वाला है और ये नकली वाला है। अच्छा, इसमें वो मिसिंग है पहली चीज, तो ओके वही मिस है यहाँ पे। जी। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ये 100 मिलीग्राम पर वायल है, यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल कर दिया है इसको, मतलब गलती करी है इसको। ओके, उसके बाद ये कोवी-4 है, इसका जो आप कलर देखेंगे और उसका जो कलर और कोड में देखेंगे काफी फर्क है इसमें। कलर में भी, फिर जो इसका जो डिफरेंस इन द बिटवीन द टू वर्ड्स, ये भी काफी फर्क है। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर जो इसमें काफी फर्क है प्रिस्क्रिप्शन में काफी। देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब एकाएक ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी सामने आने लगी, जिससे बड़ी संख्या में कोरोना मरीज इससे प्रभावित होते दिखे। ऐसी कठिन परिस्थिति में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए हमारे कोरोना योद्धाओं की मिसाल देने लायक किस्सों की भी हमारे पास कोई कमी नहीं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया गुजरात के अहमदाबाद में। दरअसल अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में मौजूद एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। अस्पताल में आईसीयू में 8 मरीज जबकि बाकी 30 बेड पर मरीज ऑक्सीजन पर थे। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की इमरजेंसी बताई गई। समय उस वक्त ऑक्सीजन ना मिले तो मरीजों की जान खतरे में बताई गई और उसके बाद अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस की तरफ से जगह जगह बंदोबस्त कर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पुलिस पेट्रोलिंग के साथ 20 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय कर अस्पतालों को समय से पहले ऑक्सीजन पहुंचाई गई और 38 मरीजों की इस तरह से जान बचा ली गई। तो लगातार वो भी पॉजिटिव स्टोरीज सामने आ रही हैं जो लगातार मदद करें और ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद में उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और वक्त पर 20 मिनट में 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई और इस तरह 38 मरीजों की जान बचा ली गई। कोरोना महामारी को लेकर मचे हाहाकार के बीच इस वक्त पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। कोरोना से जंग लड़ने के इस सबसे कारगर हथियार को हर कोई अपने पास रखना चाहता है, यानी हर कोई वैक्सीन लगाने के लिए उतावला है। मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले नौजवानों को भी वैक्सीन लगवाने के सरकार के आदेश के बाद 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ था। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले संदीप गुप्ता ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अब उनकी परेशानी है कि उन्हें 1 मई या उसके बाद की किसी भी स्लॉट के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। संदीप गुप्ता का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से हर जगह आने जाने में पाबंदी है और ऊपर से रजिस्ट्रेशन के बाद अब कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा है कि आखिर उन्हें वैक्सीन कब मिलेगी और कब तक वो इसके लिए धक्के यूं ही खाते रहेंगे। इसे 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा पा रहे हैं कोविन ऐप पर, लेकिन शिकायत ये मिल रही है कि उन्हें टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा। इसी चीज़ को जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में और जानते हैं कि क्या लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है। वैसे क्या आपने कोशिश की, अपना रजिस्ट्रेशन किया, टाइम स्लॉट मिल रहा है? हाँ, मैंने 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। कल से भी ट्राई किया, सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। 1 मई के रजिस्ट्रेशन हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, तो क्या होता है उसमें जब आप टाइम स्लॉट के लिए? वो दिखाता है नो वैक्सीनेशन सेंटर फाउंड। किस तरीके से, अगर आप दिखाए कि कहाँ पे दिखाया था फोन पे, एक बार दिखाता हूँ करके एक बार। हाँ, ये तो इस तरह आता है। मैंने 1-5 का स्लॉट ले रहा हूँ। हाँ। मेरी एज 45 से ऊपर है तब भी दिखा रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर फाउंड, चाहे मेरी एज 45 से ऊपर हो या 45 से नीचे हो। और जो घर में 45 से नीचे वाले मेंबर्स हैं उनके लिए अगर आप टाइम स्लॉट मांग रहे हैं? टाइम स्लॉट वो दे नहीं रहा। 1-5 का मई का स्लॉट कोई भी नहीं दे रहा। वो स्लॉट अप्रैल का मिल रहा है हमें। हम स्लॉट लेते हैं 1-5 का, 2-5 का, 3-5 का, चाहे वो 45 से ऊपर हो या नीचे हो, टाइम स्लॉट कोई दे नहीं रहा है। अच्छा, और बाकी आप लोगों ने किसी और से भी, यार दोस्तों से, परिवार में बात चल रही है, क्या किसी को नहीं मिल रहा है या ये किसी को नहीं मिला है? मैंने देखा पूरी दिल्ली में कहीं स्लॉट मिल रहा हो, कहीं भी हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है। कि हम दिल्ली में, मैं देखा न्यू दिल्ली 14 में अगर मिलता है तो उसका कहीं और मिल रहा हो,
तो आई सर्च वेरियस सेंटर्स, कहीं भी स्लॉट नहीं मिल रहा है हमें। तो कुछ पता करने की कोशिश की कि आखिर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, सरकार ये कह रही है कि ये राज्य सरकारों को करना था, राज्य सरकारें नई टाइम स्लॉट अभी दे रही है, आप लोग तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन इसके कारण दिक्कत में नहीं लगा पा रहे हैं। अब हम 1 तारीख को जाएंगे वहाँ सेंटर पे, देखते हैं अगर वहाँ पे वो लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार जो 18+ होगा उसका वॉक इन टीकाकरण नहीं होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा और उसमें टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं उसमें क्या होता है, अब तो कुछ कह नहीं सकते, सरकार जो करेगी वो तो मानना ही पड़ेगा जी। तो इस तरीके की दिक्कत लोगों को आ रही है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया है, लेकिन टाइम स्लॉट, क्योंकि हर एक को जो भी वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है, और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत अभी लोगों को आ रही है, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल करके इसे दूर करना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना संकट में दिन रात काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा किया। नितिन गडकरी ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं, उन्हें वो पैर छूकर नमन करते हैं। नागपुर में कार्यक्रम में गडकरी ने माना कि संकट बड़ा है और इससे जूझने के लिए संसाधन कम पड़ गए हैं। कठिनाइयां बहुत है, समस्याएं जटिल है, साधनों की कमी है। हमारे मेडिकल में से लेकर सभी डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम उठाकर। मैं उनको हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनका वंदन करता हूं। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे अधिकारीगण भी रात दिन काम कर रहे हैं और इसलिए सब जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। संकट बहुत बड़ा है। कोरोना ने 2020 में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना का असर कम करने के लिए दुनिया भर के ज्यादातर देशों को लॉकडाउन तक लगाने को मजबूर होना पड़ा और भारत भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन अब हम आपको ऐसी चौंकाने वाले हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंके बिना नहीं रह सकते। कोरोना की दूसरी लहर काल बनकर देश पर छाई हुई है। काल भी ऐसा कि देश का जो तमाम बंदोबस्त हैं वो चरमरा गए हैं। कहीं बेड नहीं है तो कहीं इंजेक्शन और फिर कहीं ऑक्सीजन की किल्लत। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि मध्य प्रदेश के मालवा जिले में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां लोगों की जागरूकता का नतीजा यह रहा कि उनके आसपास भी कोरोना नहीं फटक सका। पहले दिन से लेकर अब तक इन गांव में कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इसके पीछे गांव के लोगों का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही है कि ग्रामीणों ने मिलकर गांव को सुरक्षित रखा। गांव की महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने पानी की बाल्टियां और साबुन रखे ताकि परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी गांव से आता है या अपने खेत खलिहान से आता है तो पहले साबुन से अपने हाथ और पैर धोए ताकि संक्रमण घर के बाहर ही रोका जा सके। हमारे गांव में अधिकांश घरों के सामने, सभी घरों के सामने लगभग सैनिटाइज रखते हैं गेट पे और पानी की बाल्टी, साबुन रखते हैं। कोई भी बाहर से आता है तो हम हाथ धुलाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद उसको प्रवेश दिया जाता है घर के अंदर। और यदि हम भी घर से बाहर कहीं खेत पे जा रहे हैं या बाजार कुछ सामान लेने गए तो आके हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। गांव में हम बाहरी व्यक्ति को एक को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं और जो भी कोई आता है उनसे पहले हम पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो। उनका पहले हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं, सैनिटाइज से हाथ धोते हैं। और हमारे गांव में संक्रमित होने से बहुत रोकथाम के लिए हमने ये बैरिकेड लगाए। 24 घंटा हमारे गांव में युवाओं ने एक साथ होकर 4-4 घंटे की सभी ड्यूटी दे रहे हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव क्षेत्र यानी कि गांधीनगर में कोरोना की जांच के लिए एक वैन शुरू की गई। सभी जरूरी मेडिकल संसाधनों से सुसज्जित ये वैन गांव-गांव घूमकर लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट करती है। गांव में जहां टेस्ट की सहूलियत नहीं है वहां इस वैन की उपयोगिता समझी जा सकती है। इस वैन को चलाने का बाकायदा एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया, यानी अलग-अलग गांव के लिए समय और तारीख तय है। गांव में वैन के पहुंचते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े रहते हैं और बारी-बारी टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट के नतीजे भी 24 घंटे के भीतर मिल जाते हैं। वैन में कोरोना टेस्ट के अलावा बाकी खून की भी जांच का इंतजाम है। सबसे खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। बताया जा रहा है कि टेस्टिंग वैन के अलावा 7 एम्बुलेंस और आईसीयू ऑन व्हील भी शुरू की गई हैं। परिस्थिती खराब होवा छતાં
પબ્લિક આવી શકતું નથી ઘર બેઠે ગંગા છે ત્યારે આવી છે યુનિટી વાન અને જે રિપોર્ટ કરાવશે પોઝિટિવ या નેગેટિવ આવશે એના માટે જે પબ્લિકને જે ખબર પડશે તો એને કંઈ જાણ કરી તમે એની દવા કે ઉપચાર કંઈક કરી શકશો જે બી રિપોર્ટ આવે છે એના માટે આમ પબ્લિકને ઘણો ફાયદો થવાનો નેગેટિવ આવશે કે પોઝિટિવ આવશે સરકાર દવા આપવાની તો સત્ય બરાબર તો એ અહીંયા આગળ એ લોકોને ગામવાળાને બધાને અહીંયા આવવું જોઈએ જરૂરી रिपोर्ट करावा माटे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बंगाल के बीरभूम से। बड़ी खबर यह कि बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हुआ है हमला। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी उम्मीदवारों को डंडों से पीटा गया और उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल के बीरभूम से, जहां पर हुआ है बीजेपी उम्मीदवार पर हमला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी ने यह हमला किया है। जानकारी ये कि डंडों से पीटा गया है, डंडों से पीटा गया है, पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, गाड़ी पर पथराव की भी जानकारी। और बीजेपी का यह सीधा आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस हमले को अंजाम दिया है। आज आखिरी चरण के तहत मतदान जारी है और इस सब के बीच बीरभूम में भी वोटिंग और जानकारी ये कि बीजेपी उम्मीदवार पर हुआ है हमला। आशिका सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई है। आशिका, क्या जानकारी मिल पा रही, किस जगह पर हुआ है यह हमला बीरभूम में? देखिए, बीजेपी के नेता अनिर्बान गांगुली जो कि बुद्धिजीवी नेता कहलाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर किताब भी लिख चुके हैं। बोलपुर से चुनाव लड़ रहे थे और बोलपुर में ये घटना हुई है जब वो एक बूथ से मिल रही थी, वहां जा रहे थे लगातार सुबह से। अब से थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी के ऊपर न सिर्फ पथराव किया गया है, आरोप ये है कि लाठी डंडों से भी हमला किया गया है। हालांकि अनिर्बान गांगुली को कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं और ये आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उनको रोकने के लिए उनके ऊपर हमला किया गया। शुक्रिया आशिका। बोलपुर में हमला बीजेपी उम्मीदवार पर, आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर।